हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आज फिर से बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। बच्चों, हम कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की पद्धति पढ़ चुके हैं। अब बच्चों हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, कि जितने भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें किस प्रकार का गुणधर्म पाया जाता है। तो देखिए बच्चों कि कार्बनिक यौगिकों में रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला गुणधर्म है आपका दहन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबसन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंबसन। अब ये क्या होती है? लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा उष्मा के साथ प्रकाश भी ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। ऊर्जा के रूप में क्या होता है? मुक्त होता है। आपका कोई भी कार्बनिक पदार्थ ले लीजिए और उसको क्या कीजिए? जलाइए। हम यहां पर ले लेते हैं आपका CH4, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्या कर रहे हैं? हम दहन कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? दहन। तो जब इसका जलाएंगे तो यहां पर आपका बनेगा CH4 और साथ में आपका बनेगा, सॉरी CH4 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनेगा आपका जल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा। इसकी संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। और यहाँ पर साथ में इसका उष्मा और ऊर्जा भी क्या करेगी? आपकी मुक्त होगी। ऊर्जा भी क्या होगी? आपकी मुक्त होगी। देखिए बच्चों, आप कोई भी चीज लीजिए कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जैसे लकड़ी वगैरह, चाहे आपकी सूखी लकड़ी हो चाहे आपकी गीली लकड़ी हो, दोनों को जलाते हैं तो उसमें सबसे पहले चीज उसमें धुआं निकलता है। धुआं के साथ साथ अगर वो आपका गीली लकड़ी है तो ये चीज आपको आसानी से देखने को मिल जाती है कि उसमें से ड्रॉपलेट्स की मतलब कुछ बूंदें होती हैं जल की, जो उसके पत्तियों से, उसके तनों से क्या करती हैं कि उससे लगातार वो वाष्पित होते रहते हैं। तो वहां से जल भी निकलता है और साथ में उसमें से उष्मा निकलती है, हीट जिसको बोलते हैं, और साथ में आपका प्रकाश भी चारों तरफ फैलता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो हो गई मीथेन की बात। अब यहां पर हम ले लेते हैं आपका एल्कोहल, C2H5OH। इसको भी क्या कर दो? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओ। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको भी जलाते हैं तो ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा और साथ में प्रकाश। भी है इसका बनता है दोनों में। अब देखिए बच्चों, दोनों में खास पॉइंट नोट करने वाली बात होती है कि अगर कार्बनिक यौगिकों की बात करता है तो कार्बनिक यौगिक आपके 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है आपका संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं उनको जलाएंगे तो वो बिना धुएं के साथ जलते हैं, उनमें किसी प्रकार का धुआं उत्पन्न नहीं होता है। और वहीं पर अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिए जाते हैं और उनको जलाया जाता है तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वे आपके काले धुएं के साथ क्या करते हैं? जलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं
और इनसे को किसी भी प्रकार का धुआं नहीं निकलता, और निकलता भी है तो वो दिखाई नहीं देता। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये आपका काले धुएं और पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो देखिए बच्चों, आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पता है, तो इसमें एग्जांपल बताने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए बच्चों कि जो चीजें जलती हैं वो चीजें होती क्या है आपकी, जैसे लकड़ी है उसको भी जलाते हैं तो उससे भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और साथ में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, तो है क्या, तो ये आपकी प्रकृति में पाए जाने वाली एक प्रकार के ईंधन होते हैं जिनमें एक प्रकार का ऊर्जा क्या होता है, संचित होता है। तो बच्चों यहां पे देख लेते हैं कि आपका ईंधन क्या होता है। अब बच्चों बात करते हैं ईंधन की। ईंधन क्या होती है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश के साथ जलते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। इनसे मुक्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग जैसे खाना बनाने में, फैक्ट्री की मशीनों को चलाने में, आदि में किया जाता है। उन्हें ईंधन कहते हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो किया जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा आपका। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कोयला, ठीक है, पेट्रोल या पेट्रोलियम कर लेते हैं, एलपीजी गैस आपका प्राकृतिक गैस आदि। देखिए बच्चों, जो आपके ईंधन भी होते हैं आपके, वो क्या होता है, ऐसे ईंधन जो कई वर्षों पूर्व पृथ्वी पर उथल के कारण, ऐसे ईंधन जो कई वर्षों पूर्व पृथ्वी पर उथल पुथल होने के कारण जो जीव
जंतु तथा पेड़ पौधे धरती के नीचे दब गए थे जिनके विघटन से ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन जो है क्या होता है आपका? जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म ईंधन आपका दो प्रकार का होता है। जीवाश्म ईंधन कितना प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का होता है। पहला होता है कोयला, दूसरा होता है आपका पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या होता है आपका? पेट्रोलियम। अब बात करते हैं कि कोयला क्या होता है और आपका पेट्रोलियम क्या होता है। अब देखिए आपका कोयला क्या होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्या करता है आपका? बना होता है। तथा इसमें कुछ मात्रा में कार्बन के साथ सल्फर तथा नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन भी आपका पाया जाता है जो फर्न पेड़ पौधे पेड़ पौधे आदि पृथ्वी के नीचे विघटन द्वारा बनते हैं, उन्हें हम कोयला कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कोयला कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आता है आपका पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की अगर बात करें तो पेट्रोलियम क्या होता है कि अगर पेट्रोलियम को देखा जाए तो पेट्रोलियम जो ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका पेट्रा धन ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना होता है पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा का जो अर्थ होता है वो होता है आपका चट्टान, इसका अर्थ होता है चट्टान। और ओलियम का जो अर्थ होता है वो होता है तेल। ओलियम का अर्थ क्या होता है? तेल। तो हम यहाँ पे डिफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि चट्टानों के नीचे दबे कच्चे तेल को, चट्टानों के नीचे दबे कच्चे तेल को पेट्रोलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। सामान्यतः
सामान्यतः पेट्रोलियम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, परंतु कुछ पेट्रोलियम में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। पेट्रोल को जो होता है बच्चों, पेट्रोलियम भी एक प्रकार का ईंधन होता है। एक प्रकार का क्या होता है आपका, ईंधन होता है। इसे काला सोना या द्रव सोना भी कहते हैं। अब इसके ज्वाला की बात करते हैं, पेट्रोलियम की ज्वाला। पेट्रोलियम की जो ज्वाला होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की आपकी होती है? दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका नीली ज्वाला और दूसरी होती है आपकी पीली ज्वाला। अगर नीली ज्वाला की एग्जांपल की अगर बात कर दे तो आपका यहां पर हो जाएगा मीथेन गैस और एलपीजी गैस। और आपका स्टोव गैस भी, ये आपका स्टोव गैस। अगर इनकी बात करेगा तो ये सब के सब आपकी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। अगर इसकी बात कर देगा तो यहां पर मोम का कोई भी चीज होगा वो आपका किसके, पीली ज्वाला के साथ जलता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पेट्रोलियम की जो ज्वाला होती है आपकी दो प्रकार की होती है, एक नीली ज्वाला और एक होती है पीली ज्वाला। जो नीली ज्वाला में होती है उसमें मेथेन, एलपीजी गैस और स्टोव गैस, ये आपकी तीनों गैसें नीली ज्वाला के साथ जलती हैं। और मोम का बना हुआ कोई भी चीज हो अगर उसको जलाएंगे तो वो क्या करता है, पीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीकरण की। देखिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का दूसरा रासायनिक गुणधर्म है आपका ऑक्सीकरण। दूसरा गुणधर्म है आपका ऑक्सीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है आपका, किसी अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो इसके एग्जाम्पल में आप एल्कोहल ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एल्कोहल। उसका क्या करवाइए, ऑक्सीकरण।
ठीक है, उसका ऑक्सीकरण करवाइए, चाहे KNO4 ले लीजिए, चाहे K2Cr2O से। तो यहाँ पे एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ये बदल जाता है आपका एल्डिहाइड में, ये बदल जाता है आपका एल्डिहाइड में। जब एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करवा देते हैं हम, फिर से जब ऑक्सीकरण करवा देते हैं तो एल्डिहाइड आपका बदल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। बदल जाता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अब देखिए बच्चों, अब इसकी बात कर लेते हैं। एल्कोहल C2H5OH, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करवाते हैं। जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो वजह जाता है आपका C2H5 और यहां पर आपका हो जाएगा CH3CHO, यहां पे हो जाता है आपका CHO। और जब इसका फिर से हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, जब इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाते हैं तो आपका बन जाता है COOH, आपका क्या बन जाता है COOH। अब इसके बाद बच्चों कार्बनिक यौगिकों की तीसरे रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, योगात्मक अपक्रिया, एडिशनल रिएक्शन की बात करते हैं, एडिशनल रिएक्शन की। जब कोई रासायनिक अपक्रिया किसी भी अणु या परमाणु को त्यागे बिना पूर्ण होती है, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो यहां पे क्या कर दीजिए, आप क्या ले लीजिए CH2 और इसको क्या कर दीजिए, आपका PD के उपस्थिति में H2O के साथ इसकी क्या करवा दीजिए अपक्रिया। तो ये चीज आपका बन जाता है CH3 तो देखिए बच्चों, यहां पर ये ऐसी अपक्रिया हुई है कि जिसमें कोई भी परमाणु अपने अंदर से त्याग नहीं रहा है, बल्कि एक अपने अंदर क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो ऐसी अपक्रिया जो भी होगी वो आपकी कहलाएगी योगात्मक अपक्रिया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तीसरा गुणधर्म। चलिए बच्चों, कार्बनिक यौगिकों के चौथे रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक अथवा या एक परमाणु समूह का विस्थापन किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह द्वारा
होता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए, हम मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ आपका सूर्य की उपस्थिति में करवा देते हैं। सूर्य की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो जब इसको सूर्य की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये चीज आपका यहां पर बन जाता है CH3Cl प्लस यहां पे बन जाता है HCl। अब यहाँ पे CH3Cl को फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा दो, CH3Cl की अभिक्रिया फिर से क्लोरीन के साथ करवा दो। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। सूर्य की उपस्थिति में करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब CH2Cl2 की अभिक्रिया फिर से किसके साथ करवा दो? आपका क्लोरीन के साथ, वो भी किसकी उपस्थिति में? सूर्य की किरणों की। अब यहां पर देखो, यहां पर आपका बन जाएगा CHCl3 और यहां पे बनेगा HCl। फिर इसके बाद CH3Cl3 की अभिक्रिया करवा दो फिर से क्लोरीन के साथ HNO, तो यहां पर बन जाएगा CCl4 और यहां पे बन जाएगा आपका HCl। अब देखिए बच्चों, अब यहां पे अगर सबके नाम की बात करें तो देखो ये आपका कौन है? मीथेन है। ये नाम तो आपको पता होगा, ये मीथेन है। इसको दो नाम लिख सकते हैं बच्चों। पहला नाम इसको लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड, इसका पहला नाम लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। दूसरा नाम इस चीज का हम लिख सकते हैं आपका क्लोरो मेथिल, और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहां पे अगर इसकी बात कर देगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? डाई मेथिल क्लोराइड, डाई मेथिल क्लोराइड। और अगर इसके आईपीएसी नाम की बात कर देगा तो ये हो जाएगा डाइक्लोरो मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो मेथेन। अगर इसकी बात कर देगा तो इसको हम बोलेंगे ट्राई नहीं, यहाँ पे डाई नहीं, मेथिल लगेगा। यहाँ पे डाई मेथिल, यहाँ पे फिर से मेथिल, ट्राई क्लोराइड, ये हो जाएगा ट्राइक्लोराइड। और यहां पर एक चीज होता है आपका ट्राई क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। और अगर इसकी बात कर देगा तो इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरोमेथेन। और इसके अगर आईपीएसी नाम की बात करें, ये तो आईपीएसी नाम पहले ही लिख दिए हैं। अगर इसका साधारण नाम की बात करेगा तो मेथिल टेट्रा क्लोराइड, उसका नाम क्या आएगा? मेथिल टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए बच्चों कि एक चीज याद रखिए आप कि कभी भी आपकी ये अभिक्रिया डायरेक्ट सूर्य की रोशनी में नहीं होगी। उसका कारण क्या होता है कि जैसे ही मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो ये तुरंत आपका क्या कर जाता है कि ये तुरंत अभिक्रिया इसके साथ करके यहाँ पे बनाता है कार्बन प्लस HCl, और जब ये बनता है तो यहाँ पर एक विस्फोट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि विस्फोट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो अभिक्रिया हुई है ये डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि जब डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में होगा तो यहां पर क्या कर जाएगा? आपका विस्फोट कर जाएगा और अभिक्रिया के साथ साथ कुछ न कुछ नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों,
आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।